वर्कफोर्स लेबर फोर्स सेम नहीं है। एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट आज समझते हैं। एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज समझनी है। देखिए, टोटल पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये निकालना है कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर वो लोग जो लोग काम करना चाहते भी हैं और कैपेबल भी हैं, मतलब क्वालिफाइड भी हैं, ठीक है ना। तो वो कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल 90 करोड़, ठीक है ना। ये चीजें, तो इस 90 करोड़ को हम क्या बोलेंगे, लेबर फोर्स, जो काम करना भी चाहते हैं और कैपेबल भी हैं काम करने के लिए। अब जरूरी नहीं है ना कि जो लोग काम करना चाहते हो और केपेबल भी हो तो उनको नौकरी मिल ही जाए, हाँ, एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाए। तो अब क्या हो सकता है, वर्किंग पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे तो हमने ये बोला कि जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो कितने हैं, 70 करोड़, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्क फोर्स। क्लियर हुआ ये चीजें। अब कोई आपसे ये बोल दे कि अगर हमें निकालना हो कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, मतलब यहाँ पर करोड़ की ही बात हो रही है, तो कितनी करोड़ है, तो हम ये कह सकते हैं 30 करोड़, मतलब 100 टोटल भी, और 70% को काम मिला, मतलब 70 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। बचा कितना, 30? नहीं, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट जो काउंटिंग होती है वो यहाँ से माइनस होती है, ठीक है ना। जो लोग काम करना चाहते हैं और केपेबल भी हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, तो 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20 करोड़। अनएम्प्लॉयमेंट। लेबर फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं उसकी। लेबर फोर्स की, इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर, विच इज विलिंग एंड कैपेबल टू डू वर्क। समझा तो मैंने इससे पहले भी दिया था स्लाइड पर, बट एक डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ समझा रहे हैं आपके कि वो लोग जो इच्छा भी रखते हैं, विलिंग, कैपेबल भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, बट उनको काम नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही ना। जैसे मैंने पहले बताया कि जरूरी नहीं है ना कि जो लोग काम करना चाहते हो और जो लोग काम कर भी सकते हो तो उनको काम मिल ही जाए। दैट इज कॉल्ड लेबर फोर्स। वर्क फोर्स क्या होता है, देखिए, इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन विच इज वर्किंग एंड एम्प्लॉयड। वो पार्ट, पर्सन के, लोगों के वो पार्ट जो वाकई काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स। अब हमें यहाँ पे अगर ये पहले देखना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, तो आप देख लो, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग एंड कैपेबल टू डू वर्क बट दे डू नॉट गेट जॉब। भाई उनको काम नहीं मिल रहा है, काम करने लायक हैं और चाहते भी हैं। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग एंड कैपेबल टू डू वर्क एंड गेट जॉब। बट यहाँ पे एक केस ये बनता है कि यहाँ पे आपको टाइप्स में समझाना पड़ता है। सिर्फ नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं वो एग्जाम्स में आते हैं आपके। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं ना। तो अभी इसमें यहाँ पे टाइप्स आप देख रहे हो। फर्स्ट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके समझते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आप देख लो। फर्स्ट क्या है आपका, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट द वर्क ऑफ हिज ओन चॉइस। ये कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मैंने कहा एक बच्चा है, मतलब एक पर्सन है, चलिए जो आपके सामने खड़े इन्हीं को मान लेते हैं। ये कहते हैं हमें सिर्फ टीचिंग करना पसंद है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मुझे अगर कहीं अकाउंटिंग की जॉब मिली, कॉमर्स है तो अकाउंटिंग की जॉब मिली जाती है, बट इंटरेस्ट मेरा किसमें है, पढ़ाने में, और मिल रही है अकाउंटिंग की जॉब, तो हम नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो भाई वो भी बेरोजगार बैठा ही रहेगा कि जब तक टीचिंग की जॉब नहीं मिलेगी काम ही नहीं करेगी। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है,
देखिए, इट refers to the situation when person is willing and capable to do job even at minimum prevailing wage rate। एक इंसान कह रहा है भाई 10,000 रुपए हमें दे दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। एम्प्लॉय बंद कर रहे हैं, कह रहा नहीं देंगे। भाई 9,000 पे दोगे, भाई नहीं देंगे। बात समझ में आ रही ना, कि इंसान कम से कम मतलब मिनिमम वेज रेट पर काम करना चाह रहा है तो भी काम नहीं मिल रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो सिंपल है भाई, इट रिफर्स टू द, अब यहाँ पे एक तो डेफिनेशन जो बनती है नॉर्मल होती है ये वाली, बट ये काम नहीं आएगी आपके, ठीक है, नीचे वाली काम आएगी। बट पहले एक बार समझते हैं नॉर्मल, फिर नीचे ऊपर सब करते हैं, ठीक है। पहले नॉर्मल समझ लेते हैं एक बार, फिर नीचे वाले भी समझ लेंगे। नॉर्मल आप पढ़ लो क्या लिखा है नॉर्मल डेफिनेशन, आप देखो यहाँ पर, इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन होल लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड, मतलब जितने लोग हैं सबके सब काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। बट ऐसा नहीं है ना, कीन्स भाई साहब ने कुछ और ही बताया, तो वो जो कहेंगे वो हम मानेंगे ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ई एम्प्लॉयमेंट 100%, हाँ, कार्टून टाइप बना दिया। अब यहाँ पर पढ़िए, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते भी हैं काम कर भी सकते हैं, उनका फुली आप यूज कर रहे हो, सबको सबके सबको आपने रख लिया है काम पर, मतलब कोई बेरोजगार है ही नहीं। बात समझ में आई, ये चीज है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग यहाँ पे देखने को मिला हमें। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, देखिए आप, इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन फुल लेबर फोर्स इज नॉट एम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड। इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, वही जैसे मैंने बताया अभी आपको फुल वाला, कि एक नॉर्मल था और एक कीस भाई साहब वाला था। बात समझ में आई, कि जहां पर रिसोर्सेस पूरे के पूरे यूटिलाइज नहीं हो रहे। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया फुल वाली बात, ये एक नया टॉपिक आ गया, नया टॉपिक मतलब ऐड हो गया, क्या, इक्विलिब्रियम का। अब इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जहां पे आपके एडी मतलब एवरेज डिमांड एंड एएस एवरेज सप्लाई बराबर होंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई, बराबर, और साथ ही साथ फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो। अब इस चीज को इस छोटे से इक्वेशन के साथ एंड आगे एक डेफिनेशन के साथ समझते हैं। देखिए, पोटेंशियल मतलब, पोटेंशियल का मतलब ही होता है मैक्सिमम, मतलब पूरा पूरा आप इस्तेमाल कर लो, और जहां पर आपका एडी एंड एएस डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो, ठीक है ना। मतलब डिमांड यहाँ अगर 1,000 की बात हो रही है तो एडी भी आपका 1,000 हो और एएस भी आपका 1,000 हो। बात समझ में आ रही है, ये देखो आप यहाँ पर ये चीजें हैं। अब यहाँ समझते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट को इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो आप, मैंने कहा एडी आपका 100 है बट एएस आपका 90 है। देखिए ये बड़ा भी है, ये देखिए इसका मुंह किधर है, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई के। तो अब बच्चा ये सोचेगा कि कोई बात नहीं, अगर डिमांड ज्यादा है तो अपनी सप्लाई को हम 10% से बढ़ा दें, मतलब 10% तो कम है। यहाँ अगर हम मान लीजिए 100% है, अगर हम परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम यहाँ कहते हैं ये 100% है और ये 90% है, तो ठीक है, हम 10% से अपने सप्लाई को बढ़ा दें जो कि हमारे डिमांड के बराबर हो जाएगी। कैसे पॉसिबल है भाई, पहले बात तो आप समझो, जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो और जहां सारे रिसोर्सेस यूज किए हो, हाँ, अब कोई काम करने वाले, जितने काम करने वाले थे, कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर, कि जितने काम करने वाले थे सबके सबको तो यूज कर लिया, तो 10% बनाएगा कौन। बात समझ में आ रहा है ना, सप्लाई देगा कौन, ये चीजें हैं, समझ में आया। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड, ठीक है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी एक्सेस डिमांड एवरेज सप्लाई से ज्यादा है। अगर ये आप सिर्फ लिखोगे और ये नहीं लिखते हो तो आपको मिलेंगे एग्जाम में 0। बात समझ में आई। तो आपको कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि आपको ये जो लाइन है एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी, ये वर्ड ऐड करना पड़ेगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। बात समझ में आई? तो अब इस केस में क्या हो सकता है भाई? डिमांड आपकी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई के, हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, तो आप क्या करोगे उस केस में? प्राइस लेवल को क्या करोगे? प्राइस लेवल को बढ़ा दोगे, ठीक है ना? इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो इस टोटल कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड इन इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है? ये चीज है, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारा है। टॉपिक थोड़ा सा अलग है उससे, जस्ट अपोजिट है, मतलब वो जमीन था तो ये आसमान है, या फिर ये कह लो ये आसमान है वो जमीन है, ठीक है ना? उल्टा है। अब यहाँ पे क्या है? एडी आपका 100 है, एएस आपका 150 है, ज्यादा कौन सा है? एएस इन कंपैरिजन टू एडी, ठीक है ना? फिर से वही चीज, अब बच्चे के दिमाग में आएगा, ठीक है भाई आप अच्छा आप सोचो, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? हाँ, सप्लाई आपकी इतनी ज्यादा है, 150 है, पब्लिक डिमांड कर ही नहीं रही है, जनता डिमांड कर ही नहीं रही है, 100 पे एकदम फुल स्टॉप मार दी है, सप्लाई इतनी ज्यादा है, अब कोई खरीदने वाला ही नहीं है, जो है वो 100 है, सामान बन के रखा है 150। अब 50 के लिए आप क्या कर सकते हो? तो इसे हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट डिमांड, की डिमांड आपकी कम है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो भाई? ठीक है भाई, आप प्राइस गिरा दो, प्राइस आप डाउन कर दो। जब किसी चीज की प्राइस गिर जाती है तो अपने आप मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट हमें दोनों लेके चलना है, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट क्या बताया? जिस पर एडी एएस बराबर हो। एक कॉन्सेप्ट क्या बताया? कि एडी बड़ा हो एएस छोटा हो। ये कॉन्सेप्ट क्या है? एडी छोटा है एएस बड़ा हो, ठीक है ना? बट फुल एम्प्लॉयमेंट की बातें यहाँ पर हुई, ठीक है ना? तो इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? मैं भाई वहां पे इन्फ्लेशन हो रहा था, यहाँ पे डिफ्लेशन हो रहा है, तो इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? डिफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप। एक कंप्लीट वर्ड यहाँ बनेगा और कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ। कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम एक थ्योरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, एग्जाम में तो हमें वैसे नहीं लिखना है ना, एग्जाम में तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, एग्जाम में तो हमें इस फॉर्म में लिखना है कि ये आपकी मीनिंग हो गई, हाँ, या कह लो डेफिनेशन हो गई। इट इज सिचुएशन वेयर एडी एएस से ज्यादा है एज दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। अब इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है भाई इसका? आप देख लो, प्राइस लेवल को आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आउटपुट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इनकम रिमेन्स कांस्टेंट एज फुल एम्प्लॉयमेंट इज ऑलरेडी अचीव्ड। भाई आप सप्लाई उसकी बढ़ा सकते नहीं हो, जितने लोग थे सबके सब तो काम कर रहे हैं, तो लोग कहाँ से लाओगे भाई? बात समझ में आई? जस्ट अपोजिट, डिफिशिएंट डिमांड और डेफिनेशनरी गैप वही चीज है, ये इसकी मीनिंग है यहाँ पर। इट इज अ सिचुएशन वेयर एडी लेस देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी। अब इसका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देख लीजिए यहाँ पे इम्पैक्ट लिखा हुआ है। प्राइस लेवल को क्या करना पड़ेगा? आपको डाउन करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट फॉल्स, आउटपुट फॉल्स, इनकम फॉल्स, ठीक है? ये चीजें, हर चीज यहाँ पे गिर जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था हमारा। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे हमें लिखना है, इसका डायग्राम कैसे बनाना है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वीक आपको बताएंगे एक कंप्लीट फॉर्मेट के साथ, ठीक है ना? नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल मेरा आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास वॉच करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड कमेंट कर लीजिए। थैंक यू।